हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निक्की और मेरे साथ है अभिषेक। हेलो अभिषेक, कैसे हैं आप? हेलो निकी, आई एम गुड। आप कैसी हो? मैं भी बहुत बढ़िया एज ऑलवेज। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आपको 10,000 या उससे कम में एसआईपी पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही आपको किस कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभिषेक, मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर मैं एक बिगनर हूँ और मुझे अपना फंड्स या पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो सबसे पहला फंड मैं कौन सा सेलेक्ट करूंगी और क्यों? ओके, तो निकी, एक्चुअली जब मैं बिगनर था और मेरा पहला एसआईपी मैंने ओपन किया था तो मैंने लार्ज कैप फंड के साथ में शुरुआत की थी। इसलिए मैं अपने व्यूअर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को भी यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप अपना पहला फंड सेलेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज लार्ज कैप फंड के साथ में स्टार्ट करें। बिकॉज लार्ज कैप फंड आपको बैलेंस रिटर्न भी देता है, साथ ही साथ आपको वो मोस्ट सेफ जोन भी रहता है, जिससे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा सेफ रहता है। इसलिए बिगनर हैं, अगर आपको अपना पहला एसआईपी स्टार्ट करना है, प्लीज गो विथ लार्ज कैप फंड्स। तो अभिषेक, लार्ज कैप के अलावा क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? ओके, अगर आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट नहीं करना है तो आपके साथ में एक दो ऑप्शंस और आप ले सकते हैं, जैसे कि आप इंडेक्स फंड के साथ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप फ्लेक्सी कैप के साथ में भी जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह अभी नहीं दूंगा एज अ बिगनर, एज अ फर्स्ट एसआईपी। बिकॉज इंडेक्स फंड आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न्स नहीं दे पाएगा शॉर्ट टर्म में, चाहे वो 6 महीने का हो, 1 साल का हो। इसलिए आपका मोटिवेशन भी नहीं आएगा कि यार रिटर्न नहीं मिल रहा है, कैसा इन्वेस्टमेंट मैंने कर दिया। इसलिए बैलेंस पाथ के लिए आपको या तो लार्ज कैप सेलेक्ट कर लो, उसके बाद में अगर नहीं माने लार्ज कैप तो फ्लेक्सी कैप के साथ में जाओ, और आप अगर बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो तब आप इंडेक्स फंड के साथ में जा सकते हैं। ओके अभिषेक, तो जैसा कि हम लोग हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं, चाहे वो एसआईपी पोर्टफोलियो के रिव्यू का ही क्यों ना हो, तो यूजर्स की, व्यूअर्स की मुझे इतनी क्वेरीज देखकर मुझे ऐसा फील हुआ कि उन्हें एक ऐसे गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट है जिससे कि वो खुद अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कर सके। तो आप क्या हमें कुछ ऐसे गाइडलाइंस के बारे में बताएंगे जिससे व्यूअर्स अपना पोर्टफोलियो खुद चेक एंड रिव्यू कर सकें? ओके निकी, तो मैं कुछ ऐसे बेंचमार्क्स बता देता हूँ जो कि हर इन्वेस्टर, चाहे आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका पोर्टफोलियो एलोकेशन से मतलब नहीं है, क्योंकि पोर्टफोलियो एलोकेशन मैं बाद में आपको बताऊंगा। ये कुछ ऐसे बेसिक ग्राउंड रूल्स है जिसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहला ग्राउंड रूल आपको ये बनाना है कि आप चाहे 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 20,000 का एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 एसआईपीज ही रखे। उससे ज्यादा एसआईपी रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखो, जो भी एसआईपीज है, जो भी म्यूचुअल फंड्स है, वो बैकएंड में जाकर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप 10 एसआईपीज स्टार्ट कर रहे हो तो हो सकता है क्या कि आपके बैकएंड में वही 200 से 300 स्टॉक्स ही में जाकर के इन्वेस्ट हो रहा होता है, जिससे कि ओवरलैपिंग बढ़ जाती है। इसलिए सबसे पहला ग्राउंड रूल सबके दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में 4 से 5 फंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है ग्राउंड रूल कि आप एक एएमसी का, चाहे वो एसबीआई हो, एक्सिस हो जाए या कोई भी एएमसी हो, पराग पारिक हो, एक एएमसी का प्लीज एक ही फंड सेलेक्ट करें। और इसका रीजन ये है क्या कि हो सकता है कि कल को कोई स्कैम निकल के आ जाए, उस एएमसी के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स निकल के आ जाए, तो इससे क्या होता है क्या कि एक एएमसी फुल्ली अफेक्टेड होती है, उसके हर फंड्स अफेक्ट होते हैं। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक एएमसी का एक ही फंड रखेंगे तो आपका एक ही फंड अफेक्ट होगा। मान लेते हैं क्या कि अगर आपका एक एएमसी का आपने ऑलरेडी 2 फंड सेलेक्ट कर रखा है, तो तीसरा ग्राउंड रूल ये है क्या कि आप प्लीज जाके चेक करें कि दोनों फंड्स का फंड मैनेजर डिफरेंट होना चाहिए। राइट। ओके, क्योंकि हो सकता है कि कल को अगर वो फंड मैनेजर उस एएमसी को छोड़ दे, उसके ऊपर में कोई स्कैम्स निकल के आ जाए, तो आपका सारा का सारा है ना फंड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हमें अपने इन्वेस्टमेंट को सबसे ज्यादा सेफ रखना है, रिटर्न्स तो हम लोग लॉन्ग टर्म में बना ही लेंगे। और फोर्थ एंड लास्ट ग्राउंड रूल ये है कि आप एक कैटेगरी का, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, मिड लार्ज हो, ईएलएसएस हो, एक कैटेगरी का एक ही फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आप एक कैटेगरी का 2 फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट्स ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप एक कैटेगरी में 2 फंड सेलेक्ट करें, प्लीज पोर्टफोलियो ओवरलैप जरूर चेक करें, खासकर लार्ज कैप, मिड लार्ज कैप एंड मिड कैप। अगर इस 3 कैटेगरी में आपके 2-2 फंड्स हैं तो प्लीज पोर्टफोलियो ओवरलैप जाकर के जरूर चेक करें। और पोर्टफोलियो ओवरलैप कैसे चेक करना है वो मैंने बेस्ट एसबीआई फंड्स का जब हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने लाइव आपको दिखाया था, उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा, आप प्लीज उस वीडियो को देखें। और पोर्टफोलियो ओवरलैप कैसे चेक करते हैं वो भी आप वहां से पता कर सकते हैं। पोर्टफोलियो ओवरलैप
30-40% है, अगर आपका 2 SIP के बीच में, देन इट्स ओके, चल सकता है। अगर बिलो 30% है देन इट्स परफेक्ट, नॉट एन इशू। लेकिन 40% या 50% का 2 SIP के बीच में अगर आपका ओवरलैप है, पोर्टफोलियो ओवरलैप, तब आपको एक फंड से स्विच करना ही बेहतर रहेगा। तो अभिषेक, जैसा कि हमने बिगनर्स के बारे में शेयर कर दिया है और ग्राउंड रूल्स एंड बेंचमार्क्स के बारे में भी बता दिया है, तो अभी मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हमारे पास 4 से 5,000 रुपए हैं, तो हमें उसमें अपना पोर्टफोलियो बनाना है, तो उसमें हम फंड्स कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो निकी, जैसे अगर आपको 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो 2-3 तरीके हैं जिससे आप उस 5,000 को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये 2-3 तरीके भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्वेस्टर्स हमारे एक पर्टिकुलर ऑप्शंस को अगर मैं बताऊंगा तो वो उसके साथ में नहीं जाएंगे, तो 2-3 ऑप्शंस हमें बताने पड़ेंगे। लेकिन सब ऑप्शंस का एक बेसिक ग्राउंड रूल ये है कि 5,000 रुपए अगर आप SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको फंड सेलेक्ट करना है तो प्लीज प्लीज 3 फंड से ज्यादा ना सेलेक्ट करें। मेरी एडवाइस तो ये रहेगी कि आप 2 फंड के साथ में ही जाएं, लेकिन मैक्सिमम आप 3 फंड से ज्यादा सेलेक्ट ना करें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ मैथमेटिक्स भी समझने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने इन्वेस्टमेंट को जितने स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, आपकी कंपाउंडिंग भी उतनी ज्यादा अफेक्ट होगी। क्योंकि एज पर मैथमेटिक्स कंपाउंडिंग 2 चीज पे आपका निर्भर करता है। पहला है कि ड्यूरेशन आप क्या रख रहे हैं, और दूसरा है कि आप अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए आप अमाउंट्स को जितना ज्यादा ब्रेक करेंगे उतना ज्यादा आपकी कंपाउंडिंग ब्रेक होगी। तो सबसे पहला ऑप्शन ये है क्या कि 5,000 रुपए को इन्वेस्ट करना है तो आप 2 फंड लें, 2,500 रुपए का 2 फंड लें, लार्ज कैप प्लस फ्लेक्सी कैप। और इसके बाद में दूसरा ऑप्शन ये है क्या कि आप इस 5,000 को 2+2+1 में ब्रेक करें, 2,000 प्लस 1,000 का। 1000। तो 2,000 का लार्ज कैप हो गया, 2,000 का फ्लेक्सी कैप होगा, और 1,000 का जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वो आप अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे करें। अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव है तो स्मॉल कैप के साथ में जा सकते हैं, अगर आप कंजर्वेटिव है तो मिड लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप मीडियम रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं तो आप मिड कैप के साथ में जा सकते हैं। ओके अभिषेक, तो नेक्स्ट सेगमेंट में हमें प्लीज बताइए कि अगर हमारे पास 10,000 रुपए हैं, तो हम उसमें अपना पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करेंगे? तो निकी, एक्चुअली में क्या है कि 10,000 जब आपके पास में इन्वेस्टमेंट करने को रहता है तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास में। बहुत सारे बंदे 2-2 हजार रुपए का भी SIP ओपन करते हैं, बहुत 5-5 हजार रुपए के भी SIP ओपन करते हैं। लेकिन बेस लाइन आपका ये होना चाहिए क्या कि आप लार्ज कैप में कितना इन्वेस्ट करें, मिड कैप में कितना करें, स्मॉल कैप में कितना करें। तो सबसे पहली बात है क्या कि पहले आपको एसेट एलोकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो 10,000 रुपए का जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो लार्ज कैप में अप्रॉक्स आप 25 से 30% तक का आपको इन्वेस्ट करके चलना है। यानी कि अगर आप 10,000 रुपए का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, 2 से 3,000 रुपए का SIP लार्ज कैप में आप ओपन करें। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो फंड आपको सेलेक्ट करना है वो है फ्लेक्सी कैप। वो भी 25 से लेकर के 30% तक का आप इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सी कैप में कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम तो आप ना तो 5,000 का आप लार्ज कैप भी ले सकते हैं, 5,000 का फ्लेक्सी कैप भी ले सकते हैं। लेकिन मैं एक्सट्रीम केस में बता रहा हूँ कि जो इनका मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस पोर्टफोलियो का वो कितना होना चाहिए। तो 10,000 के लिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो लार्ज कैप में 25 से 30% का एक्सपोजर होना चाहिए, फ्लेक्सी कैप में भी 25 से लेकर 30% का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मिड लार्ज कैप में अप टू 20% का होना चाहिए। ठीक है। और स्मॉल प्लस मिड कैप मिलाकर के, क्योंकि दोनों काफी ज्यादा एग्रेसिव जोन में आते हैं, काफी ज्यादा रिस्क फैक्टर है। तो मिड कैप प्लस स्मॉल कैप का मिला करके आपको अप टू 30% तक का इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। इससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आपको नहीं रहना चाहिए। तो अभिषेक, फाइनल सेगमेंट में आप एक क्रोनोलॉजी बता दीजिए कि हमें किस क्रोनोलॉजी में अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना है। तो क्रोनोलॉजी तो जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पहला फंड आपका लार्ज कैप होना चाहिए, दूसरा फंड फ्लेक्सी कैप, तीसरा फंड मिड लार्ज कैप, चौथा आप मिड कैप के साथ में जाइए, और पांचवा आप स्मॉल कैप के साथ में जाइए। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह के और कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। एंड तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहे, स्वस्थ रहे एंड कीप इन्वेस्टिंग।